अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट जारी की थी कि दुनिया में कार खैर के कामों में सबसे आगे पाकिस्तान है, यानी खैरात देने में और नेकी के कामों में पाकिस्तान सबसे आगे है। तो हम ये बात सुना करते थे, एक दस्तावेज़ के तौर पे उसको रेफरेंस के तौर पे पेश भी करते थे, लेकिन जब हम गुज़श्ता रोज़ तरनौल के इलाके में एक गली में हम आए तो हमने वहाँ पर एक ज़ुबैदा पब्लिक स्कूल सिस्टम के नाम से एक इदारा देखा। तो हम वहाँ पे रुक गए कि हम इस स्कूल को भी जांचते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो हमें हैरत की इंतहा न रही कि ये एक फैमिली है जो 500 बच्चों का बोझ उन्होंने उठा रखा है, गरीब लोगों के, जिनकी कोई फ़ीस नहीं है, जिनको यूनिफॉर्म और बुक्स जो है और कॉपीज़ ये भी फ्री ऑफ कास्ट दी जाती हैं। और ये 10 साल से इदारा काम कर रहा है और इसके लिए ये खैराती इदारे के तौर पर लोगों से खैरात भी नहीं मांगता फिरता, बल्कि ये अपनी मदद आप के तहत अहल खाना जो है, इस फैमिली के लोग अपनी मदद आप के तहत ये सारा सरमाया खर्च करते हैं और इसको इस बात पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने अपनी जिस प्यारी वालदा के नाम पे ये इदारा बनाया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। तो हम मैडम के पास मौजूद हैं, हम इनसे पहले पूछते हैं, हमने तो अभी तो मैडम से नाम भी नहीं पूछा। तो हम मैडम अस्सलाम वालेकुम, पहले आप अपना तारफ़ करा दीजिए ताकि हम बात आगे बीना फ़याज़ है और मैं ज़ुबैदा स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल हूँ और इसकी मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। मैडम आपकी तालीम एजुकेशन क्या है? जी मैंने मास्टर किया है हिस्ट्री में, 92 में किया था जब मेरी शादी, रिज़ल्ट मेरे शादी के बाद आया था। पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने किया था और फिर मैं हमेशा घर में ही रहती थी। और जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और बस हमारी वालदा का जब इंतकाल हुआ, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। अच्छा। तो हम सब बहन भाइयों ने मिलकर सोचा कि हम क्या करें, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए थे तो सारों ने बोझ मेरे पे डाला कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो सदका जारिया में आए। मतलब आप फैमिली की लीडर हैं, उन्होंने मान लिया। जी बिल्कुल, मुझसे बड़े भाई हैं और वो मुझे लीडर ही वैसे बेचारे मानते हैं। मैडम आप बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये हम सब हमने बहन भाइयों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। इन्हें अपनी वालदा के किसी बच्चियों की शादियाँ करानी चाहिए, किसी को उम्रे पे भिजवाना चाहिए साल में 1-2 दफ़ा, या सब ने कहा नहीं, एजुकेट करें। इस ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई साहब ने और जो मेरी बहन डॉक्टर है, जो इसकी बेसिकली आप कह लें कि वो इसका ब्रेन है, ये थॉट उसके दिल में आई थी कि हमें अपनी वालदा के लिए अब कुछ ना कुछ, उन्होंने हम 10 बहन भाई हैं तो उन्होंने कहा 10 बहन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया, तो अब हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर यही था कि हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। तो फिर इसलिए फिर एक स्कूल बनाया हमने पहले एक ट्रस्ट, ज़ुबैदा बरकतुल्लाह मेरे वालिद का नाम है, तो ज़ुबैदा बरकत ट्रस्ट हमने बनाया और उसको रजिस्टर्ड कराया, फिर उसको पीरा में भी रजिस्टर कराया और फिर हमने एक स्कूल बनाया। स्टार्ट में 100 बच्चे थे 10 साल पहले इसी तरनौल में, और हमारी बिल्डिंग भी डिफरेंट थी। फिर वो बिल्डिंग थोड़ी छोटी पड़ गई, बच्चे ज़्यादा हो गए, फिर हमने दूसरी जगह बिल्डिंग ली और ये तीसरी, यहाँ भी हम 8 साल से हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगी कि आपको माहाना क्या अखराजात आप कर रही हैं इन बच्चों पर? तकरीबन 3.5 से 4 लाख के बीच में हम बहन भाई जो मुस्तकिल डोनर हैं। और ये किस मद में असातिज़ा की? ये बिल्डिंग का कराया जाता है 50,000 और फिर हमारे पास 13 टीचर्स हैं, हम उनको पे देते हैं और बाकी जो आपको पता है स्कूल की बिजली और ये वो, और फिर सालाना जो सबसे बड़ा खर्चा इसको वो फर्नीचर का है, जो हमें खुद से बहन भाइयों को या जो भी हमारी बचत होती है या इसकी जो भी मेंटेनेंस होती है वो, क्योंकि वो 100% हम पे है। क्योंकि ये स्कूल देते वक्त हर कोई कहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं तो स्कूल की मेंटेनेंस जो है मालक जो भी लॉर्ड है वो नहीं कराएगा ना, तो ये सब हमें करना पड़ता है। पहले शुरू में हम बुक्स भी करते थे और पहले जब 100 बच्चा था तो हम पूरे बच्चों को यूनिफॉर्म देते थे। फिर बच्चे बढ़ते गए तो फिर ज़ाहिर है हमारी ज़रूरियात भी उस हिसाब से बढ़ी, तो अब हम सिर्फ डिज़र्विंग बच्चों को, जिनके वालिदैन नहीं, मतलब वालिद नहीं है या रियली वो लोग हम फील करते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 8-8 10-10 बहन भाई हैं, तो फिर हम सिर्फ उनको फोकस करके उनकी हेल्प करते हैं। यूनिफॉर्म की फ्री बुक्स तमाम बच्चों को मिलती हैं। तो मैडम ये बताइएगा कि हमारा तो ये अकीदा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह को आप 1 दें तो अल्लाह 70 वापस लौटाता है। तो आप ये जो खर्चा कर रहे हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो भी आपके लोग खर्चा कर रहे हैं उन्होंने अपनी मईशत पर इसके क्या असरात पाए, कितने % फ़ायदा हुआ? खूबसूरत सवाल किया है कि जब मेरे बहन भाई ये सुनेंगे, आई फील कि वो इसका कि 100 टाइम्स उनमें बेहतरी आई है। 100 टाइम्स मेरे ख़ास तौर पे जो इसके 2 डोनर हैं और जो तीसरी मैं हूँ। वैसे तो हम सब बहन भाइयों पे हमारे वालिदैन की दुआओं का एक ऐसा असर है
कि हमने हर दिन पहले से बेहतर देखा है। माशाल्लाह। यानी शऊर के लिहाज से भी मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी बात होती है जो इंसान को अल्लाह की ज़ात अता करती है। ठीक है कि उसको अच्छे बुरे की थोड़ी सी तमीज़ हो, माफ़ करना, लेट गो करना चीज़ों को, वो सीख जाए। ठीक है, और फोकस करे सिर्फ अच्छाई के ऊपर या अल्लाह का जो भी कानून है उसके ऊपर। तो या जब भी कोई इशू हो तो अल्लाह के कानून की तरफ मुड़े कि उसने हमें इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गाइड किया है, तो फिर उसी पे चले। तो हमने हर दिन हम 8 बहन भाइयों ने पहले से बेहतर देखा है। और मुआशियात में भी आप यकीन करें, जब मैंने ये स्कूल खोला था तो मैं G10 में रहती थी। ठीक है, और आज मैं E7 में रहती हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, और मेरा बेटा और मेरा मियाँ साहब मेरे सबसे बड़े डोनर हैं। मेरे मियाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरा बेटा भी एडवोकेट है लेकिन वो बिज़नेस करता है। नाम बताइएगा आप अंकल का? जी, मियाँ साहब मिस्टर फयाज अहमद पडाना, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप बड़े मशहूर नाम है एरिया में जाएं तो आप ज़रूर। हाँ, मिले हुए भी हैं उनसे और मैं जानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बीट भी करता रहा हूँ। जी जी मेरे जी, उनके साथ बुडाना साहब, उन्होंने 2 दफ़ा इलेक्शन भी लड़ा था, इसलिए तकरीबन बार में हर बंदे उनसे वाकिफ़ है ना। वो मतलब वो एक सीनियर वकला में है। जी बिल्कुल। तो ज़रा अपनी अम्मी के बारे में बताइएगा कि आपको ये उनसे इतना प्यार हुआ। आज भी जब स्कूल में अपनी टीचर्स को, अपने बच्चों को, अपनी माँ जो हमें कोड करती थी, जो हमें नसीहतें करती थी लाइफ गुजारने के लिए, एहसासात को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के, तो मैं उसकी बार बार बात करती हूँ। मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं। क्या वो खुद भी कार खैर के काम करती थी, लोगों की मदद करना वगैरह? वो लाइफ में कभी घर से बाहर नहीं गई, शायद ही कभी, यानी जो बहुत कोई ज़रूरी चीज़ हो उसके लिए। वो एक इस तरह की माँ थी जिस तरह की मैं समझती हूँ कि आइडियलाइज़ किया जा सकता है। जब आप पिछली सदी में जाएं तो जो सबसे आइडियल माएँ थी ना, मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकी थी, बिकॉज के वो कहती थी, जब हमारे गांव में जो स्कूल था उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे थे। तो जब मैं 3-4 में गई तो वो जो लड़के होते थे उनकी वजह से, कि मेरे फादर एक दफ़ा मुझे स्कूल से लेने आए तो उन्होंने बच्चों के कुछ झगड़े देखे जिसमें वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरे नाना ने समझा कि ये लैंग्वेज मेरी बेटी के लिए नहीं होनी चाहिए, या वो सुने भी ना इवन, तो वो फिर पढ़ी नहीं। अच्छा। तो मेरी वालिदा, लेकिन उन्होंने हम सब बहन भाइयों को, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, मैंने मास्टर किया, मुझसे छोटी ने मास्टर किया, 1-2 शादियाँ हो गई तो मास्टर कर रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन जो इसकी मेन है, उसने गंगाराम से, वो गायनाकोलॉजिस्ट है, आजकल जर्मनी में होती है, जर्मन नेशनल है। माशाल्लाह। हाँ, और दुबई में भी गोल्डन सिटीजनशिप है उसके पास, ड्यू टू हर ओनली स्किल के जो वो कितनी बड़ी डॉक्टर हैं, चेस्ट कैंसर की और गायनी की। तो वो ही बेसिकली इसके सारे अखराजात आंखें बंद करके कि बाजी कितने पैसे चाहिए, तो वो इसको देती है। एक सवाल है, बिल्कुल ज़ाती नौइयत का है, लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू हम अब एक मुख्तलिफ सिनारियों में कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी, हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है कि आप लोग अपनी वालिदा की इतने वफ़ादार और इतने मोहब्बत करने वाले क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? क्या इसलिए कि वो आपके वालिद की बहुत ज़्यादा फरमाबरदार रहीं, या क्या वजह हुई कि आप इतने? आप उसको आइडियलाइज कर सकते हैं कि जैसे मेरे वालिद ने एक दफ़ा हमें कहा कि आप, तुम्हारी वालिदा सामने बैठी है, पूछे कि मैंने कभी इनको उफ भी कहा हो। तो मेरी वालिदा ने कहा कि आप भी मेरी तरफ से इनसे पूछ लें कि कभी मैंने कोई ऐसा काम किया हो कि मुझे उफ कहने की ज़रूरत पड़ी हो। अभी आप ये एक, मैं समझती हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 8 महीने हैं, मतलब मेरे बड़े भाई साहब थे, फिर हम 8 महीने हैं, फिर मेरा एक छोटा भाई है। ठीक है, और मेरी वालिदा एक एक्सट्रीम जो जिसको वफ़ादार, और वो चीज़ हमने खून में, मेरे मियाँ साहब मुझे कहते हैं कि अपने खावंदों से मोहब्बत और ये जो नेक नामी या ये जो एक इखलाक, ये तुम लोगों ने अपनी वालिदा से खून में लिया है। तो एक सवाल और इसमें ये बनता है कि आपने ये जो एक मकसद लिया हुआ है, बच्चे ज़ाहिर इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है तालीम सिर्फ मैट्रिक तक नहीं होती, बच्चों को आगे तक पढ़ना होता है और लाइफ में कुछ करने के लिए, तो वो आपने क्या एक जहन में प्लान बनाया कि आखिर यानी कहाँ तक आप इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहले सर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हम इनको एक छत की प्रोटेक्शन दें, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ पे नहीं रखती तो अगर इवन वो नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ना घर में पेरेंट्स पढ़ाते हैं ना ये खुद बच्चे, ये यहाँ से चले जाएंगे ना सिर्फ खेलेंगे और रात को वो सोने के वक्त घर आएंगे और मार खाएंगे। और वो लोग इनके के बस प्लानिंग नहीं है, 7 से 8, 9, 10 बहन भाई हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इनको सबसे पहले तो हम छत की प्रोटेक्शन देते हैं कि ये चाइल्ड, मैं मेल बच्चों की बात कर रही हूँ, चाइल्ड लेबर से बच जाए।
क्योंकि अगर मैंने कुछ बच्चे स्कूल से निकाले तो बाद में पता चला कि उसकी माँ ने उसको मतलब किसी ट्रकों के अड्डे पे बिठा दिया, वो जो कहते हैं ग्रीस वगैरह लगाना, या किसी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे, या इस तरह। ठीक है, अब हम बच्चों को बार बार ये चीज़ कहते हैं कि वो लोग अगर डिग्री लेना चाहें, देखिए डिग्री दिलवाना एज ए स्कूल ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश है, मेरी नहीं, जो मेरी बड़ी जो है मुसरत, जो मेरी बहन इसकी मेन डोनर है, कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त रख सकें, और हम उनके पेरेंट्स से ले लें कि आप इन बच्चों को, हम तब तुम्हें वापस करेंगे जब ये किसी काबिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। मेरे पास बहुत सारे बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल 12 बच्चे 5th से जाते हैं ना, तो 5 से 6 से ज़्यादा आगे तालीम जारी नहीं रख सकते। मेरे बहुत बहुत लायक बच्चे अभी भी, मैं कराची में मुझे जो भागे आते हैं, मैडम मैडम मैडम, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई किसी जूतों की दुकान पर खड़ा है, कोई कुछ काम करे। एक बार अगर ये मैं और अकबर हम कभी एतवार बाज़ार चले जाएँ, आप कभी मेरे साथ जाएँ, तो कम से कम 8 से 9 बच्चे मैडम मैडम करते भागे आएंगे। किसी की वहाँ अपनी दुकान है, कोई वहाँ पे वैसे काम करने के लिए लेबर के तौर पे जाता है। तो हम मतलब जो मतवस तबके वाले आते भी हैं ना, तो वो 3-4 के बाद फ़ौरन अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में, मेरी टीचरें बड़ा इस पर एहतजाज करती हैं कि मैम यही तो एक बच्चा अच्छा था, देखें अब उसके मामू उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसका फलाना उसको तो मैंने कहा यार पढ़ रहे हैं, शुक्र करो कि पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक और सीट खाली होगी, कोई और डिज़र्विंग आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आपने वो हालात बताए जो कि हम पाकिस्तान के मुतल्लिक कहते हैं कि पाकिस्तान बना के दे दिया गया हमें, उसके बाद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। तो आप भी बच्चों को सपोर्ट दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनका कोई प्लान इस मुल्क में दस्तयाब नहीं है। बेसिकली इनके पेरेंट्स का होना चाहिए ना। तो देखिए पेरेंट्स के लिए क्या किया जाए, आप ये भी बताएं। पेरेंट्स को अवेयरनेस, देखिए हम बार बार औरतों के जो तालीम की बात करते हैं, क्योंकि माँ बहुत ही बुनियादी रोल प्ले करती है माँ, और अगर आप माँ को डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर नहीं निकाल पा रहे, और माँ वो ही कहते हैं ना कि आप औरतों के लिए वो वर्कशॉप्स होती हैं कि जिनको इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बताएं कि इनके क्या हकूक़ हैं। मैं ऑलवेज सेड नो, इनके बाप को बताओ कि तुम्हारी बेटी के क्या फ़राइज़ हैं तुम पे, क्या लाइबिलिटी है कि तुम अपनी बेटी अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, तो अब तुम इसके साथ क्या सलूक करोगे, उसको कितनी सपोर्ट करोगे, कहाँ तक करोगे। और एक खामद को बताओ कि ये जो बीवी है ये तुम्हारी रियाया है और तुमने इसके साथ क्या सलूक करना है। तो ये एजुकेट करने का असल में फ़ायदा होगा जब हम मर्द को एजुकेट करेंगे। आप देखिए कि हम मर्द को क्या एजुकेट करते हैं, वो जब घरों में देखता है एक बच्चा, यहाँ पे आप स्वेर के 10वीं की बच्ची अपने 4थी में पढ़ते भाई से डरती है कि ये मुझे घर जाके मारेगा, क्योंकि उसने अपने ये सब चीज़ें घर में देखी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इनको क्या कहूँ, इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, माँ आके रोना शुरू, उनकी अलग ही स्टोरियाँ होती हैं। तो हम बच्चों को गाइड करते हैं जिस हद तक। आप क्या समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, एंड क्या होगा? आप तो इतने डीपली पैसा भी खर्च कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, बस वही चिड़िया वाला मैं तो समझूंगी हमारा हाल है, जो कह रहे हैं कि नमरूद ने जब आग लगाई तो वो चिड़िया मुंह में पानी डाल के तो उस पर डाल रही थी। देखिए 30 लाख बच्चे, अभी जापान ने कोई बहुत बड़ा इनको प्लान भी दिया है, लेकिन मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगता। मैं आपको पहले बताती हूँ, मैंने ये बात पीरा वालों से भी डिस्कस की थी। मैंने कहा था आप हमारी भी तो राय ले लेना कि इन्होंने गलियों में बाज़ारों में स्कूल खोले हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, वो लोग घरों में 3-3 बच्चे हैं और वो बच्चे आके बैठ जाते हैं, तो वो उनको 15,000 तनख्वाहें भी दे रहे हैं। और मुझे पता है क्योंकि मैं उन तमाम बच्चों से, इन टीचरों से भी इन टच हूँ कि वो कहती हैं कि हम क्या करें, हम घर के काम करें, बच्चों को संभालें कि इन बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन वो घर वालों ने एक प्लान के तहत उनको मैंने उनसे कहा था इनका मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करें। इनको ना पता हो कि हर हफ्ते में किस दिन हमारे घर छापा पड़ेगा और हम देखें कि, और फिर बच्चों से कोई आने वाला पूछ भी ले कि यार तुम इन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। सही। सिर्फ जैसे अभी आप है ना, तो बच्चों को सिर्फ हाथ में बुक्स पकड़े देख के तो आप नहीं गैस कर सकते कि बच्चों को पढ़ाया है, किसी को कुछ इमला आती है या लिखना पढ़ना ही आता है। तो ये सब चीज़ें अब तो आप ये मेहनत जो है ये समर आवर होती नजर नहीं आ रही, यानी आप बहुत हम अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बच्चों को यही कहते हैं, ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर इकबाल के हम हमेशा मुनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। आप देखेंगे जा बजा मैंने लिख के लगाया है, और मैं ये समझती हूँ, बच्चों से कहती हूँ कि ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। कि आप सोसाइटीज़ को अल्लाह ने मस्जिद का सिस्टम कितना खूबसूरत बनाया, इसलिए था कि हर रोज़ वहाँ पे हर कोई आए और एक दूसरे को देखे किसको मेरी हेल्प की किस तरह की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अब मैं फिर वापस चीज़ों को जज नहीं करना चाहती। आप क्या पैगाम देंगी हुकूमत को कि ऐसा क्या करे कि जिससे
कोशिश हम बराबर हो। प्लीज़ ये जो तालीम को मैं अभी अगर सिर्फ इस एक चीज़ को ही मैं फोकस करूँ ना, अब क्या करना चाहिए, माफिया को कंट्रोल करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, क्योंकि पहले एक माफिया था, फिर 2 थे, 3 थे, अब तो खुदा जाने कि क्या बन गया है। लेकिन तालीम को लेकर के मैं ये कहूँगी, खुदा के वास्ते हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो उसको तालीम मिले, और अगर वो बीमार हो तो उसको फ्री इलाज मिले। नाज़रीन, हम इस इंटरव्यू को अगर पूरा दिन जारी रखें तो ये एक कारामद इंटरव्यू, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर ख़त्म करने पर मजबूर हैं। लेकिन हमने आज एक बहुत कीमती वक्त गुजारा और एक शानदार पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई और एक शानदार सोच को हमने अमली शक्ल में देखा कि इंसान कुछ करना चाहे तो उसके लिए रास्ते बड़े हैं। तो अभी इनसे गुफ्तगू में हम इनकी पजीराई करने आए थे कि ये निकार खैर का काम कर रही हैं, तो हमें उसमें कई ऐसी नई बातें निकली कि जिस शोबों में काम करने की ज़रूरत है। हमें हर पाकिस्तानी पर काम करने की ज़रूरत है कि पहले पाकिस्तानी की तरबियत हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला हाफिज़ व नाज़िर हो। और मैडम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।